चौड़ी घर से होती है, खुद की परवाह नहीं उन्हें, जिन्हें खुद की परवाह नहीं उन्हें, जिन्हें प्यार वतन से होता है। ऐसे हैं हमारे लोग जो सर पे कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए, और उनके साथ साथ जो लोग तैनात हैं सीमा पे, वो तो है बहादुर और अपने शौर्य का परिचय वो देते हैं, लेकिन उनके घर के लोगों की बहादुरी भी है, उनकी भी कुर्बानियां हैं। भरत जी ने यहां से बात रखी और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज भरत से भी मेरी मुलाकात हुई और हमारे शहीद शमशेर जी के मूर्ति पे मैंने माल्यार्पण किया। और सही बात तो ये है कि ये वो क्षेत्र है जहां घर घर की वही कहानी, यहां घर घर में जो नौजवान हैं वो अगर सर्विस कर रहे हैं तो वहीं पैरामिलिट्री और आर्मी में कर रहे हैं, और ये जो पीढ़ी यहां बैठी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी युद्ध में आपका भी योगदान रहा है। ये काम सिर्फ इसलिए नहीं आप लोग करते कि हाँ हाइट अच्छी है, शारीरिक क्षमता है, कि बच्चा सोचे मेरी भर्ती हो जाएगी। वह मूल कारण नहीं है। मूल कारण है राष्ट्र के प्रति भावना। राष्ट्र के प्रति वह भावना जो शायद सबसे पवित्र है। और ये दुख की बात है, बहुत बड़ी वेदना है कि आप पे ही लोग अपने सीमित विचारों को देश पर थोपने के खातिर आपका ही सौदा लोग करना चाहते हैं। आप ही को उल्टा उग्रवादी कह के, या चलो आंदोलन जीवी से तो किसी को आपत्ति नहीं, आंदोलन होता है तो समाज में सुधार होता है, देश में सुधार होता है। मैं तो खुल के कहता हूं आंदोलन जीवी हैं, लेकिन जैसे भैंस पे वो जोंक लग जाता है, परजीवी शब्द का प्रयोग कर देना, तो आज वक्त आ गया कि वे अपने जीवन यात्रा पे आत्ममंथन करे, विचार करे। वरना ये जो कील इन्होंने बिछाई है, ये मत सोचो कि चंद किसानों को रोकने के लिए बिछाई है, ये गांव के आपकी अगली पीढ़ी को रोकने के लिए बिछाई गई कीलें हैं। ये प्रतीकात्मक कीलें हैं। आपके जीवन में जो जो संघर्ष आपको करने पड़ते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, जो सरकारों की कमियों के कारण आज भी जो भेद होता है, सरकारी योजनाएं बहुत बढ़िया बनती हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं, सुनने में और कागज में और घोषणा में बहुत सुंदर लगती है, मीठी लगती है, लेकिन आपके लिए वो कड़वी घूंट साबित होती है। ये वो कीले हैं। अगर आज आप अपने इस अस्तित्व के प्रश्न पर, अपने भविष्य के सबसे बड़ी चुनौती को नहीं संभालोगे और इस संघर्ष में अपना योगदान, छोटी हो बड़ी हो जैसी हो, अपनी आहुति नहीं दोगे, दूध का इतना बड़ा पवित्र गाय के दूध का गिलास हो और एक उसमें जो है थोड़ा सा जहर पड़ जाए तो बेकार है। और आज आपको यही कहा जा रहा है कि ये तो थोड़ा सा जहर है, छोटी घूंट है, भविष्य में बहुत अच्छा सौदा होगा। आज आप लोग नहीं समझ पा रहे, ये तो आपके फायदे के लिए लाए कानून। तरह तरह की बात आपको कही जाएंगी। जो छोटा किसान है, जिसपे कम भूमि है, उसे बताया जाएगा तुम्हें तो विशेष लाभ है, मोदी जी तो मसीहा है गरीब के, वंचित समाज के, व्यवस्था से बाहर रहने वाले व्यक्ति के। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनसे लड़ रहे हैं जो हावी हैं। मोदी जी के पास कुछ नहीं, मोदी जी का परिवार नहीं, फकीर आदमी। जो लोग ये तर्क देते, मैंने इतना शौकीन फकीर तो देखा नहीं जो कश्मीर के रोज सुबह शाम शॉल पहनते हो, इतने महंगे शॉल, जिनके मित्र मंडली में सब लोग इतने बड़े बड़े शक्तिशाली ताकतवर लोग हों, जो करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे से मंच बनते हो, बिना संसाधनों को जुटाए, जहां भीड़ ना आती हो, इतना बड़ा तंत्र का कोई हिस्सा मैंने कभी देखा नहीं। और बात वो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं जहाज में चढ़ाऊंगा। खुद इतनी बड़ी हवाई यात्रा ले रहे हैं, कई हजार करोड़ का हवाई जहाज खुद अपने लिए मंगवा रहे हैं,
ये देश की वो आवश्यकता नहीं है। ये देश में संसाधनों की कमी है। यहां सरकार अगर मुख्य धारा में रहने वाले चंद कॉरपोरेट लोगों के लिए देखभाल करेगी, उनके कहने पर कानून बनाएगी, तो राह पे जो आखिरी अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसे क्या मिला? एक तूफान और दिए की लड़ाई है, कौन जीतेगा? बराबरी की लड़ाई नहीं, बराबरी की कुश्ती नहीं है। ठीक है, गांव देहात से निकल के हमारे बच्चे काबिल हैं, उन्होंने अपना एक रहने का तरीका बनाया है, अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनपे कुछ उन्हें दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन आप उनको झोंक देना चाहते हो एक ऐसे व्यवस्था में जहां उनका कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट हो वहां आपकी सुनवाई ना हो, ऐसा तंत्र इन्होंने बनाया। कल ही जो है मन की बात इन्होंने कही, वैसे सच पूछो तो मैं तो सुनता नहीं हूं, सुना नहीं जाता, लेकिन उन्होंने कही है मित्रों, अपनी बात कही उन्होंने, अखबार में छपी तो मैंने देखा। उन्होंने कहा कि कभी कभी छोटा सवाल होता है वो बड़ा सोचने को मजबूर कर देता है इंसान। सही बात। मैं भी आपसे छोटा सवाल करना चाहता हूं मोदी, आपको रात में नींद कैसे आती है? इस पे विचार करिए, कैसे नींद आती है? आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए मोदी जी, क्या आप उस अभागे किसान के साथ न्याय कर रहे हो? जो आप दावा कर रहे हो कि ये व्यवस्था आ जाएगी, कॉर्पोरेट लोग जो है जिनका एक ही धर्म होता है मुनाफा कमाना, वे लोग गरीब को वंचित का ख्याल रखेंगे, ये विश्वास आप कैसे पाल रहे हो? या तो आप विश्वास गलत पाल रहे हो या आप हमें गलत बहका रहे हो, दोनों ही बात हो सकती है। ग्राहक को भी सस्ता सौदा मिल जाएगा, किसान को भी बेहतर भाव मिल जाएगा, और जो उपज हमारी नष्ट होती है मंडी की अव्यवस्था के कारण, जो खरीदी नहीं जाती या जो बेकार हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वह व्यवस्था भी सुधर जाएगी। ये सारी बात कैसे हो सकती? और गरीब को भी फायदा मिल जाएगा, आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। कैसे दुगनी हो जाएगी? अब ये कहते हैं काले कानून, क्यों कहो इनको? कानून तो असंवैधानिक है, लेकिन कानून के पीछे की नीयत पर भी सवाल उठता है। मैं ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहता हूं। हम सिर्फ कानून के इस अस्तित्व पे, स्वरूप पे सवाल नहीं उठा रहे, हम तो नीयत पे सवाल उठाते हैं। नीयत सही होती, अगर किसान हितैषी सरकार होती, तो आप खुद सोचो ठंडे दिमाग से, इन्होंने ही तो कानून बनाया था कि अगर पराली कोई किसान जलाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना उस पर लगाया जाए। क्या उस किसान की जमीन का भाव भी 1 करोड़ है? उसकी कई पीढ़ियां इतना पैसा कभी देखा नहीं, कहां जोड़ जोड़ के इतना पैसा कभी कमा पाएंगी? उसको आप जेल में डालने की, इतना बड़ा जुर्माने लगाने की व्यवस्था बना रहे हो। क्या कोई किसान हितैषी कभी भी ऐसे प्रस्ताव पे भी हस्ताक्षर कर सकता है, पारित कर सकता है ऐसा कानून? रात रात में कर दिया, क्यों? बताएगा सुप्रीम कोर्ट का दबाव है। मैं ट्रैक्टर चला के आया हूं, मुझे तो नया ट्रैक्टर सौंपा गया, लेकिन गांव में जो ट्रैक्टर है कितने साल चलाते हुआ? 20-20, 30-30 साल चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती। और दिक्कत आती भी हो तो क्या करोगे आप? महंगी चीज है, सबके बस में नहीं है, और जो लिया गया है उसके बचाव में उसे जितना लंबा चला सके, ये आपकी पूंजी है, इसे क्यों बेकार करेगा कोई किसान? क्या किसान हितैषी सरकार ऐसे नियम का पालन करती जो कहे कि 10 साल बाद नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा? और वह कहते साहब सुप्रीम कोर्ट का दबाव, और वही सरकार कहती है भाई 18 महीने के लिए टाल देंगे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे कि भाई हम क्या करें। 18 महीने की हमने बात कह दी, किसानों ने मान ली, और 18 महीने बाद जब फांसी फिर दोबारा आएगी तो कह दिया जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव, और फिर कहें हम मजबूत सरकार है। तो सरकार तो पंगु है, जो कोर्ट के किसी दलील के आगे टिकती नहीं या किसान का पक्ष वहां रखती नहीं। जब विपक्ष में थे बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते थे, इन्होंने कही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए,
सरकार संभाली, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी, ये तो लागू हो नहीं सकती, इतने संसाधन है नहीं। इन्होंने कहा, अब फिर से तब से दावा करने लगे हम तो कर दिया, हमने तो दे दिया भाव। एमएसपी तो कागज पे है, एमएसपी किसी फसल को उठा के देख लो, कैसे कैसे करके प्रयास करके आप यहां पैदावार कर रहे हो। थार के इलाके में रेगिस्तान है तो आपने बसाया है, लेकिन आप जानकार हो, किसी भी फसल को उठा के देख लो, बाजरे का भाव है सरकार का 2150 रुपए और 1100-1200 में बिकाओ। सरसों का रेट, गेहूं का रेट, धान तो है ही नहीं यहां, कभी नहीं, सोच नहीं सकते आप। किसी भी फसल का जो सरकार का रेट है वो देखोगे और मंडी पे किसान को मिल क्या रहा है, ये आकलन करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कहां है किसान, कहां टिक रहा है, उसे क्या मिल रहा है, क्या उसके साथ न्याय है। इन्होंने 2018 में एक नए कानून की शुरुआत की और वह आए थे, सितंबर की बात मैं बता रहा हूं, चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था और उन्होंने घोषणा करी मंच से, मोदी जी ने कहा कि हमने एक नई योजना चालू की है, प्रधानमंत्री आशा योजना, अन्नदाता आय सुरक्षा योजना। किसी को पता नहीं है यहां, मुझे नहीं लगता कोई एक भी लाभार्थी होगा तो मुझे बता दो, एक भी लाभार्थी यहां नहीं पाएगा। योजना क्या है? योजना थी कि भाई मंडी में जो भाव है और एमएसपी जो रेट है सरकार का, जो न्यूनतम सरकार तय करती है, अगर दोनों में अंतर होगा तो भरपाई सरकार करेगी, राज्य भी शामिल होंगी, केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। अब वह योजना बिल्कुल गोल है, वह ठप है, वह चला ही नहीं गई इनसे। पहले साल में इन्होंने 1400 करोड़ दिया, 2018 में एक भी रुपया नहीं खर्च किया। अगले साल 1400 से बढ़ा के बजट 1500 करोड़ कर दिया और सिर्फ 322 रुपए उस मद में खर्च हुए, वो भी पता नहीं कहां खर्च हुए, किसे मिले, क्या मिले, सब ऐसा ही है हिसाब किताब इनका हवाई। अब जो बजट आया है किसान आंदोलन के बीच, जब हम कह सकते हैं भाई इतना बड़ा दबाव है, इतनी बड़ी चर्चा है, अखबार वाले भी रोज छाप रहे हैं कि इतने किसान, वहां किसान, यहां किसान, दिल्ली में किसान, सर पे किसान बैठ गए सरकार के, मोदी जी भी घबरा रहे होंगे बैठे बैठे। भाई आम आदमी तो यही सोचता है कि हम जो कर सकते हैं यही कर सकते हैं, हम मीटिंग बुलाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, दबाव बनाएंगे। इस बड़े व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बीच बीच भी जो इन्होंने बजट दिया, उसी प्रधानमंत्री आशा योजना, जो इतनी आशावादी योजना खुद इन्होंने बनाई है, उस योजना का बजट काट दिया और 1400 करोड़ से सिर्फ 400 करोड़ दिया। क्या 400 करोड़ देके पूरे देश के किसानों को आप एमएसपी दे दो? इन्हें भी मालूम है कि एमएसपी नहीं मिल रही और ये कह दे रहे तुम चिंता क्यों करते हो, एमएसपी तो थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो ये तो हवाई यात्रा है, जमीन से तो कोई इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और जो चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, जो आपके क्षेत्र के दौलतराम सारंग जी की जो सोच थी और प्रयास थे, कुंभाराम आर्य जी की जो कोशिश थी, वे खेती को भी समझते थे, सरकार का कौन सी ऐसी योजना बनाई जाए जो लाभ आपको दिया जाए, वह बात भी वो समझते थे, जानते थे और करते थे। चौधरी साहब की तो कभी उनको मौका नहीं मिला, देश में सरकार कितने दिन चली, लेकिन फिर भी उनका नाम क्यों लेता है किसान? क्यों? उसे मालूम है कि जो अवसर मिला, जो कलम में स्याही आपने भर के दी, उन्होंने वापिस जवाब में जो खून का जो एक सौदा और रिश्ता है, वो रिश्ते की उन्होंने कदर करी, काम किए। आज इस सरकार के सारे मामले हवाई झूठ, और मैं नहीं समझता, चौधरी साहब तो हर सवाल पे, मेरे बाबा कहा करते थे कि ऊपर से नीचे लेके बात पहुंचती है। अगर कोई नेता ही खराब उदाहरण पेश करेंगे तो नीचे क्या होना है? अगर प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेंगे, और उनके पार्टी के तो उस समय अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री, वो कहते हैं भाई झूठा प्रचार तो होता है, चलाओ फैलाओ, तो नीचे जो उनकी सिपाही है, दरोगा है, वो क्या करेंगे? उन्हें तो पूरी छूट है। अब राजस्थान की भोली भाली जनता क्या करे? आपने 25 सांसद आपसे मांगे गए थे, कहा डबल की ट्रेन लगेगी, डबल इंजन ग्रोथ होगा। दिल्ली में जो है, राजस्थान में ऐसा आदेश दे दो कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएं। आपने कोई कसर छोड़ी क्या? सारे एमपी हैं,
शरीर से अच्छे हैं, चेहरे से चमक है, घर की स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है। मोटापा है शरीर में, रीढ़ की हड्डी नहीं है। और रीढ़ की हड्डी होती एक दिन खड़े होकर किसी मंच पे, अरे कमरे में बंद करके जाके मिलो प्रधानमंत्री से, कमरा बंद करके जो चटकनी लगा के किवाड़ बंद करके, और पूछो कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो, हम कहां जाएंगे, हम कहां से अपने क्या किसान से मुकाबला करना है हमें। उल्टा देखो क्या हो रहा है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर भेजे गए, पहले तो सबको बुला के उल्टी डांट लगाई कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो जाटों का आंदोलन है। ये कोई जाट का आंदोलन है? जो आदमी किसान को संगठित होना देखना नहीं चाहता वह ऐसी भाषा बोलेगा। जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, ये भी हमें बांटना चाहते हैं। खैर, उन्होंने दिल्ली में बुलाए सारे नेता एक जाति के, और उन्हें खूब धमकाया। गृह मंत्री बैठे थे और उनके 10 बैठे थे, और खूब उन्हें उल्टा धमकाया। रीढ़ की हड्डी होती तो वहां खड़े होकर बता देते क्या सच्चाई है कि जाटों का सवाल नहीं, किसानों का है, और किसान आपसे बेहद नाराज है और आगे नहीं समझेगी बात। किसी से नहीं बोला गया और उनको डांट के भगाया गया, और वहां से हो गए मुजफ्फरनगर। और गांव में जब वो पहुंचे तो गांव में एक नौजवान है, भाई नौजवान ने करवट ले ली। नौजवान समझ गए नौकरी मिल नहीं रही, खेती पे आफत है, अब क्या करेगा नौजवान। उन्होंने एक नारा दे दिया, किसान एकता जिंदाबाद। अब ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। भाई गांव में जा रहे हो, तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा, हम तो यही कह रहे किसान एकता जिंदाबाद, तुम्हें क्यों बुरी लगी बात? उल्टे मारपीट पे उतर आए। जिस गांव में गए, जो लड़कों ने विरोध किया, उन्हीं को जो है उनके जो साथ में चलते हैं गुंडे, भाई सत्ता के साथ तो इसी तरह के लोग रहते हैं। जब इन्होंने झूठ बोलना और इसी तरह के कामों को बढ़ाना है तो यही लोग हैं इनके पास। हमारे सिपाही हैं कृष्ण कुमार सारंग जी, बढ़िया बात बोल रहे थे, भाषा भी अच्छी लग रही थी, ईमानदारी की बात कर रहे थे। ऐसी बात कौन करता है राजनीति में? कम लोग हैं, क्योंकि आपने मजबूत नहीं कर रखे, तो उनके गुंडों ने उल्टा फैला किसानों। और फिर वही बात जाके कहा, और कुछ है नहीं रास्ता, कहा जी ये तो वहां मस्जिद से अजान हुई। गांव के लोग किसान है, वे पिट रहे, चोट उन्हें लग रही, कहा जा रहा कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है, किसानों से इसका कोई वास्ता नहीं। अगर रीढ़ की हड्डी होती किसी एक में, अरे इस्तीफा दे दो। आज मैं एमपी नहीं हूं, चौधरी अजीत सिंह जी एमपी नहीं है, लेकिन जब 2 मिनट में उन्होंने वहां गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी सरकार लग रही थी, तंत्र लग रहा था कि तंबू उखाड़ो, लट बजा दो, और ना जाने क्या क्या उनकी मंशा थी। 2 मिनट नहीं लगे, चौधरी साहब ने खून की पुकार सुनी और बात करी, और वह असरदार बात हुई। क्या ताकत पद से है? समाज में आपका दायरा किसी पद से है, इज्जत किसी पद से है। चौधरी साहब चाहते तो वे पद पे बैठे रहते, सौदा करना है सौदा कर लो, ईमान बेच लो, लेकिन आगे क्या बचेगा? लंबा चलना है तो समाज के साथ रहो। मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे हो बड़े हो जैसे भी हो, मैं आपको एक खुली राय दे रहा हूं। आज ये एक रेखा खींची जा रही है, ये लक्ष्मण रेखा है। जो इस ओर है वह धर्म को मानता है, वो किसान को मानता है, वो देश को समझता है, वह समाज के साथ चलने वाला आदमी है। और जो उस ओर, आप किसान के साथ मुकाबला करोगे, आप किसान को परजीवी कहोगे, आप किसान को उग्रवादी कहोगे, और आप सोचोगे आप दंड नहीं मिलेगा। सीमित समय तक ये स्वार्थ है, सीमित समय तक आपका स्वार्थ बचेगा, और जब मौका मिलेगा तो ये पलटी ऐसी खाएगी पब्लिक कि आपके रास्ते सारे बनेंगे। आज ही वक्त है, लोहा गर्म है। मैं फिर कहता हूं, आप भी ये कोशिश करो। धरने पे भी जा रहे हो, यहां भी आ रहे हो, बड़ी बड़ी पंचायतों का आयोजन हो रहे हैं, जा रहे हो, जरूरी है, क्योंकि ताकत संख्या दिखेगी, इनकी आंखें खुलेंगी, इन्हें लगेगा भाई हमारी तो वोट खिसक रही है। लेकिन साथ साथ वो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, आपकी तो इतनी मीठी वाणी है,
मैं तो यही राय दूंगा, ये मत सोचो कि हम कांग्रेस में हैं, हम लोकदल में हैं या किस पार्टी में हैं। भाजपा के नेताओं को बुलाओ भी, प्यार से बैठाओ भी, उनके ऐसे एक हाथ फेर के उन्हें समझाओ भी, उन्हें कहो भाई ये मौका, अगर इंसानियत बच रही है, रग में खून है, मैं खून की बात कर रहा हूं। किसी के आंसू बहते तो किसी के भी आंसू जो है टपकना शुरू हो जाते हैं। सामने वाला रोएगा, सामने वाले की कोई पीड़ा होगी तो जो उसको देखता है तो वह भी भावुक हो जाता है। ये उसकी इंसानियत का प्रमाण है। आप किसी के दाह संस्कार पे चले जाओ और राह चल रहे हो, देख रहे हो कि वहां हो रहा, परिवार के लोग वहां फूट फूट के रो रहे हैं, आपका भी रोना निकलेगा। ये साबित करता है, इससे रोने से आप कमजोर नहीं है, आपकी भावनाएं जिंदा हैं, आपके अंदर खून है। आज 200-250 किसान कहते हैं कि इस लड़ाई में चले गए, और वहां आप कह रहे हो साहब ऐसे तो खुद ही ऐसे गांव में मर जाते, क्या बात है? आप खिल्लियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। ये कोई बाहर से लोग हैं, ये भी तो आप ही के लोग हैं। इनका दर्द आप महसूस ना करो, मतलब आपके खून में आपको कोरोना नहीं मार सकता, आप तो वैसे ही मर चुके हो। आपको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं, टीका लगाने की जरूरत, सबसे पहले टीका लगा रहे हैं, टीके की जरूरत नहीं है, पहले तो खून की जांच कराओ। ये जब तक आप छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं कहोगे, वो शर्मिंदा ना महसूस हो, तब तक बात नहीं बने। बाकी कानून के संबंध में आप बहुत विद्वान हो, मैं एक ही बात कहूंगा, मोदी जी को बहुत लोग जानते नहीं। देखो, कहते हैं, दावे हैं उनके, मैं नहीं कहता कुछ, खुद ही कहते हैं भाई चाय मैंने बेची। उनकी चाय पीने वाला आज तक कोई आदमी मिला नहीं। उन्होंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में मैंने डिग्री हासिल की, उनके साथ पढ़ने वाला कोई उनका मित्र, कोई दोस्त आज तक सामने नहीं आया। बहुत लोग नहीं समझ पाते किसी के मन में इतना बड़ा पिटारा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी मन की बात हो। तो बहुत लोग उन्हें करीब से नहीं जानते। जो आप देखते हो वे सब कुछ एक मुखौटा है, एक प्रस्तुति है। उस प्रस्तुति के पीछे सारी चीज सोची समझी होती हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। जो पहले फिल्म की स्क्रिप्ट लिखा करते थे, आज मोदी जी के भाषण लिखते हैं। वह स्क्रीन लगाई जाती है, आप देखते हो कभी मोदी जी यहां देख रहे हैं, कभी वहां देख रहे हैं, वो पढ़ के सुना रहे हैं। तो एक जैसे एक्टिंग में होता है भाई, आमिर खान देखोगे एक फिल्म में पहलवान बन गया, दूसरी फिल्म में दोबारा पतला हो गया। तो उसी तरह से बहरूपिये की तरह इनकी बोलचाल सब कुछ ये बदलते रहते हैं, ड्रामेबाजी। तो बहुत लोग उन्हें जानते नहीं। मैं उनकी एक बात पकड़ गया, पूछो क्या बात है उनकी, मैं समझ गया उनकी एक बात। आप उनके किए गए हर काम को देखोगे, वो एक ही तरीके का काम करते हैं कि आदमी को सोचने को मजबूर हो कि भाई कुछ तो किया ही होगा। समझ में नहीं आती क्या हुआ कि कुछ तो होगा, आज नहीं कल फायदा जरूर हो सकता। जब कह रहे हैं विश्वास करो। जैसे बच्चे कोक पीते हैं, ये पेप्सी पीते हैं, पीने को तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज है किसी को पता नहीं, फॉर्मूला नहीं मालूम किसी को। ये है कि चलो अच्छी है, ले लो। इन्होंने नोटबंदी की, तरीका मैं बताता हूं क्या है उनका तरीका। ये है कि जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, पहले उसको उजाड़ो। जब वो व्यवस्था उजड़ेगी, उस व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्हें फायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत, वे अपने बचाव में जुटेंगे। और जिन्हें उस व्यवस्था के जो लोग बाहर हैं, उन्हें लगेगा कुछ हिस्सा हमारे आएगा। नोटबंदी क्या थी? यही थी। नोटबंदी यूपी चुनाव के जस्ट पहले वो लाए। हमारी यहाँ माता बहनें भी बैठी हैं घर घर में, जिन्होंने बचत की थी, जुटा रखे थे, सब उसकी बचत में लग गए भाई कैसे उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि नकदी थी सबके पास। यहाँ बैंक के खाते भी सब पे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड तो कोई समझ करता ही नहीं था। अपनी पूंजी बचाने में लग गए आधे लोग, और जो बेहद गरीब लोग उन्हें जाके कहने लगे भाई 15 लाख की बात हुई थी और पहली किस्त आने वाली। वो ये कर रहे, कह रहे भाई मंडी तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, सरकार खरीदती नहीं, ये तो पंजाब में है मंडियां, हर 10 किलोमीटर में हरियाणा में है, वहां के ये तो किसान नहीं, तो आड़ती लोग हैं, इनका तो व्यापार है,
इन्हें फायदा मिल रहा है, प्रति व्यक्ति आय इनकी 10 गुना है, तुम यहाँ कमजोर हो, तुम्हारे यहाँ पैदावार नहीं, तुम्हारे यहाँ मूंगफली कोई सरकार खरीदती नहीं, तुम यहाँ बाजरा करते हो कोई सरकार खरीदती नहीं। अब अडानी जी आएंगे या अडानी जी के कोई नौकर आएगा और सीधा आपसे खरीदेगा। बताओ तुम्हें इसमें क्या बात बुरी लग रही है, क्या इसमें हानि होगी तुम्हें? तो जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, उसे कहेंगे तुम्हें तो फायदा है, ये तो बड़े लोगों का खेल है। तो ये वही उदाहरण, दूसरा उदाहरण है। कई ऐसे उदाहरण जीएसटी में भी वही हुआ। जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम थे, वे समझ गए उस तंत्र को, वो फायदा उठा रहे हैं। अब जो कह रहे भाई काला धन बाहर से आएगा, काला धन बाहर से आएगा, ये बात कही थी उन्होंने। एक स्वामी जी हैं रामदेव जी, उन्होंने कहा भी 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, पेट्रोल का भाव 35 रुपए हो जाएगा अगर काला धन वापस बाहर से आ गया। और आज 535 रुपए की खुद दवाई बेच रहे हैं। काले धन की बात हुई थी, काले कानून लाए, ये भी काले कानून है, इनके से भी फायदा कुछ ही लोगों को होगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे साहब कुछ तो होगा, चलो चेंज तो है। ये है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन। लेकिन इस देश में, जिस देश में 80% लोग जिस काम पे निर्भर हों, जुड़े हुए हों, उस व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दो, तो ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन में तो खून बहेगा और नुकसान होगा, हानि होगी। और सिर्फ ये मत सोचो कि पंजाब के किसानों को होगी, यहां भी होगी। आज अगर वह लोग घिर गए और अकेले रह गए, अकेले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, तो कल आपकी बारी और आप तो पहले ही जो है कमजोर हो। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। बाकी आप समझदार हो। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि मुझे तो ये बात खटकती है, लोग कहते हैं भाई समय कम है इसलिए इनको बुला रहे। समय कम नहीं, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन फ्लाइट का समय निर्धारित है, फ्लाइट का समय है। तो मैं आखिर में एक कविता सुनाना चाहता हूं, खेती पर, किसान पर, और फिर मैं अपनी बात रखता हूं, समाप्त करता हूं। हाँ जी, 1 मिनट। शहीद पे और खेती से किसान पर है, जय जवान जय किसान, तुम दोनों के बल पर कायम है देश का स्वाभिमान। जब कभी दुश्मन ने बढ़कर सीमा का किया पार, सीमाओं पर खड़े हो गए हमारे जवान सीना तान। यश गान तुम्हारा गाते हैं अतीत और वर्तमान, जय जवान जय किसान।